हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं के फिजिक्स के अध्याय 9, जिसका नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण का सॉल्यूशन। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनका जो सॉल्यूशन है वो हमने कर लिया था इससे प्रीवियस वीडियो में। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है उनका सॉल्यूशन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इसके पहले प्रश्न से। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा है यहाँ पर, वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिन्हें हम और उनके आकार में आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें कौन से पदार्थ बोलते हैं, तो उन्हें बोला जाता है प्रत्यस्थालक। ध्यान रखें, शब्द है प्रत्यस्थालक। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि प्रतिबल का मात्रक लिखिए। जो प्रतिबल होता है उसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। न्यूटन प्रति मीटर वर्ग यह प्रतिबल का मात्रक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चट्टानों के प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर पृथ्वी पर किसी पर्वत की अधिकतम ऊंचाई लगभग कितनी हो सकती है। तो प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पर्वत की अधिकतम ऊंचाई होती है, चट्टानों की अधिकतम ऊंचाई होती है, वो होती है 10 किलोमीटर। तनन प्रतिबल किन्हें कहते हैं, किसे कहा जाता है तनन प्रतिबल। तो जब विरूपक बल के द्वारा वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, क्या होती है, जब हम कोई वस्तु पर बल लगाते हैं और उसकी केवल लंबाई में वृद्धि होती है तो हम बोलते हैं कि वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को तनन प्रतिबल कहते हैं। जब वस्तु में बल लगा जाता है और सिर्फ उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिबल काम कर रहा है वो है तनन प्रतिबल। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, संपीड़न प्रतिबल किसे कहते हैं। तो जब विरूपक बल के द्वारा वस्तु की लंबाई में कमी होती है, पहले क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, और अब की बार क्या हो रही है, वस्तु की लंबाई में कमी हो रही है, तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को संपीड़न या संपीड़क प्रतिबल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, आयतन विकृति किसे कहते हैं। इनके नाम से आपको ध्यान रखना है। तो वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। फिर है अपरूपण विकृति किसे कहते हैं। तो अपरूपण विकृति की परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखनी है कि जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के समांतर विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाए, कोई बल वस्तु है, उस वस्तु पर बल लगाना हमें ऐसा लगाना है, इस प्रकार से लगाना है कि उसका आयतन तो स्थिर रहे किंतु उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए। मतलब आकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें जरूर उत्पन्न हो जाए। तो इस स्थिति में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहते हैं। तो विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। यानी कि वह अधिकतम मान, जैसे कोई गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में यदि हम सामान्य तौर पर हल्का सा बल लगाएं तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कुछ अधिक मात्रा में बल लगा दिया जाए तो जो गीली मिट्टी उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। तो अधिक बल लगाया हमने, तो जितनी उसकी लिमिट थी उस लिमिट को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। परिभाषा इस प्रकार से आपको लिखना है कि विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिससे अधिक बल लगाने पर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, तार के यंग मापांक या यंग गुणांक का सूत्र लिखिए। जो तार का यंग गुणांक होता है या यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका सूत्र होता है y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल। ये जो mg है ये उसका भार है, जो mg है ये उसका क्या है, भार है। आप चाहे तो स्मॉल m ले सकते हैं, चाहे तो कैपिटल M ले सकते हैं। जो कैपिटल L है ये उसकी प्रारंभिक लंबाई है, और जो स्मॉल l है वो उसकी लंबाई में क्या है, लंबाई में वृद्धि है, लंबाई में वृद्धि है। आर
तो आर जो तार रहेगा उस तार की क्या है, ये त्रिज्या है। और वाई, इस वाई को बोला जाता है यंग गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, y बराबर एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर एल दिया हुआ है कि विमी विधि द्वारा सत्यता की जांच की जा सकती है या नहीं, ये हमें कारण देना है। तो देखिए इसकी हम सत्यता की जांच बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो हमें इसका उत्तर लिखना है कि हाँ, हम इसकी जो सत्यता है उसकी जांच आसानी से कर सकते हैं। ये विमी विधि द्वारा इसकी जो सत्यता की जांच है वो की जा सकती है। विमी विधि से सत्यता की जांच करने के लिए हमें इन सबके विमी सूत्र सबसे पहले यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो हमें पता है जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है y, इसका विमी सूत्र होता है, इस y का जो विमी सूत्र होता है वो होता है m l-1 t-2, m l-1 t-2, ये इसका विमी सूत्र होता है। और यहाँ पर जो मान आए हैं उन सबके विमी सूत्र हमें लिखना है। m बोलते हैं हम अ, उसके द्रव्यमान को, तो इस द्रव्यमान का जो विमी सूत्र होता है वो होता है, केवल m होता है तो इसमें 0 और t0, m l0 t0 इसका विमी सूत्र हो जाएगा। जी जी हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण को, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो विमी सूत्र है वो होगा, वो रहता है m0l-t-2। एल, एल वस्तु की जो प्रारंभिक लंबाई है तो इसका विमेय सूत्र होगा m0l-t0। पाई, ये जो पाई है यह विमाहीन राशि है। पाई कैसे राशि है, विमाहीन राशि है। फिर आर, तो आर इसकी क्या है, तो आर इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या भी कायम आती है, लंबाई में नापते हैं, तो इसका जो विमेय सूत्र होगा वो हो जाएगा m0l-t0। और एल, ये एल भी क्या है, लंबाई ही है, वो इसकी लंबाई में वृद्धि थी, तो इसका विमेय सूत्र हो जाएगा m0l-t0। अब हमें सबसे पहले इसका LHS ले लेना है। तो समीकरण का LHS लेने पर, LHS हम लेते हैं यहाँ पर, तो LHS हमारे पास y, और y का विमेय सूत्र हमने लिखा है जो है m जो है m l-1 t-2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। उसके बाद हम इधर समीकरण 2 यानी कि इसका जो RHS है वो लेते हैं। RHS लेने पर, RHS लेते हैं तो RHS में दिया हुआ है mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ पर सबके विमेय सूत्र आपको लिख देना है। तो m जो है इसका विमेय सूत्र होता है m l0 t0। g है, विमेय सूत्र होता है यहाँ पर m0l-t-2। और l है तो इसका विमेय सूत्र होता है m l-t0। अपोन में आपको यहाँ क्या लिख देना है, यहाँ पर विमेय सूत्र लिख देना है। पाई विमाहीन राशि थी, विमेय सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर यानी कि इसका जो त्रिज्या का विमेय सूत्र होता है वो केवल एल होता है, m0l-t0, 2 बार लिख देंगे हम इसे, m0l-t0, m0l-t0। उसके बाद एल है तो एल का भी सेम यही होता है, m0l-t0। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर जो कट रहा होगा हम उसको काट देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ml-t0 है इससे ये ml-t0 एक बार कट गया है। जो बचा है हम उसको लिख लेते हैं। ऊपर देखिए यहाँ m बचा हुआ है, m एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, लेकिन ये दोनों जगह 0 है तो यहाँ पर खाली m आया हुआ है। l देखिए, l यहाँ है, एक l यहाँ है, यहाँ पर एक l है तो ml। और t देख लेते हैं, t0 है, t-2 आ जाएगा यहाँ पे। बटे में भी हम देख लेते हैं, m तो है नहीं बटे में, तो m0। l देख लेते हैं तो l 2 है यहाँ पे, t नहीं है, t0 हम लिख देंगे।
अब हमें पता है कि गुणे में घातें जुड़ती है और भाग में घातें घटती है, तो हम यहाँ पर घातों को सही कर लेते हैं। तो m घात ऊपर 1 है, नीचे 0 है, तो m 1 घात में से 0 घात या तो 1 बच गया। l की यहाँ 1 घात है, l की 2 घात है, 1 में से 2 माइनस करा तो l की घात -1 आ गई, और t की घात -2 ऊपर ही है केवल, तो ये आ गया t की घात -2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समीकरण नंबर 1 है और जो समीकरण नंबर 2 है, ये दोनों ही जो मान है ये दोनों ही यहाँ पे बराबर आए हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, मतलब जो दिया गया संबंध था, दिया गया जो संबंध था वो सही संबंध है, दिया गया संबंध सत्य है। इस प्रकार से हम आसानी से इसके सत्यता की जांच कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम और इस्पात में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है वो है इस्पात। प्रत्यानयन बल व बाह्य विरूपक बल के मान कब समान होंगे? तो जब वस्तु में विकृति प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर होती है, जब वस्तु में जो प्रत्यास्थता होती है वो इसकी सीमा के अंदर होती है,